Hello, students. I'm Vijay. Let's start the new lecture of class 10th, Life Processes, chapter 5, and we are dealing with respiration. आपका मेंटोर जी क्लासेस में स्वागत है। अभी तक पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 5.4 एक्टिविटी के बारे में और रेस्पिरेशन के फ्लो चार्ट के बारे में। जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं 5.8 ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज एंड द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन as well as the two phases of respiration, glycolysis and Krebs cycle. Krebs cycle is the another name of the second half of aerobic respiration, जिसमें दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के CO2 और वाटर में बदलते हैं और 38 ATP डेवलप होते हैं। फिर हमने पढ़ा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में डिफरेंस, और आज हम शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी 5.5 से आगे इस क्लास को। So let's focus on this activity 5.5. So this activity 5.5 again based on alcoholic fermentation, whether CO2 is produced or not. To know, aim क्या होगा इसका? To know that CO2 is produced during alcoholic fermentation. That is the aim or motive or objective of this reaction, of this activity. In this, you can see that we have to take sugar, fruit juice or sugar solution. तो हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, and in this test tube we take either sugar solution or fruit juice. In both we have sucrose. C12H22O11. Whether we are talking about sugar solution or we are talking about fruit juice, दोनों में ही सुक्रोज होता है C12H22O11. Then what we do, अब देखिए क्या कह रहे हैं ये आगे, कि पुट एड सम ईस्ट टू दिस. अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया ईस्ट. ईस्ट इज ए फंजाई. सो इन फंजाई देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल बनता है और CO2 प्रोड्यूस होती है. हम उसी चीज को चेक करना चाहते हैं. अब यहां से हमने वन होल्ड कॉर्क इसके साथ फिट कर दी. वी फिट वन होल्ड कॉर्क. सो टू दैट नाउ ये एक हमने डिलीवरी ट्यूब निकाल दी इसमें, और यहां पर हमने एक वन होल्ड कॉर्क इसके अंदर लगा दी. सो दिस इज डिलीवरी ट्यूब and this is one hold cork, and we take this into another test tube, and that contains
फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। अब फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर ही क्यों लेते हैं? In last class we have discussed, because if we take already prepared lime water, so that turns milky, क्योंकि ये CaOH whole twice की खासियत होती है कि वो बहुत जल्दी CO2 के साथ रिएक्शन करके, एटमॉस्फेयर से CO2 के साथ रिएक्शन करके मिल्की हो जाता है। सो दैट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड lime water, CaOH whole twice. So as we add this, what will happen? CO2 gas will evolve, and after some time lime water turns milky. तो मिल्की टर्न होने का मतलब क्या है? द गैस इज CO2, सो दैट कंफर्म के इन ड्यूरिंग एल्कोहलिक फर्मेंटेशन CO2 is produced. So this is the aim of this activity. तो यही आपसे पूछ रहा है, dip the free end of the glass tube in a test tube containing freshly prepared lime water. What change is observed in the lime water? तो आप लिखेंगे lime water becomes milky, turns milky, and how long it take for this change to occur? Some time, that is a minimum time. What does this tell us about the product of fermentation? तो product of fermentation हमारे क्या हो गए? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हमारा बनता है एल्कोहल CO2, एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. So that's all about activity 5.5. I think you have understood well this activity. Next is, आगे चलते हैं अब इस क्लास में। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जी, ATP। अभी बार बार हमने पढ़ा ATP, तो ATP इज नथिंग बट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए कंसेप्ट को समझ लीजिए, दैट इज वेरी इजी। अब इसको बड़े डिफरेंट तरीके से हम समझते हैं, ये बड़ा आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा। देखिए, एडिनोसिन एक कंपाउंड है जिससे 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ये एक फॉस्फेट ग्रुप दिखाया मैंने, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप दिखाया, और ये तीसरा फॉस्फेट ग्रुप दिखाया। अब इन 3 फॉस्फेट ग्रुप की खासियत ये है कि इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप, यहां P का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। तो ये फॉस्फेट सारे फॉस्फोरिक एसिड हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं एडिनोसिन से। तो अब इनमें केमिस्ट्री की एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि इनमें से 2 फॉस्फेट ग्रुप जो हैं, ये इनकी बॉन्ड लेंथ, यानी कि जो एडिनोसिन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दैट बॉन्ड लेंथ इज लार्जर। बॉन्ड लेंथ इज लार्जर। अब जब लार्जर बॉन्ड लेंथ होती है तो वो बॉन्ड लेंथ वीक होती है, सो बॉन्ड बिकम वीक। बॉन्ड जो है ये वीक हो जाएगा एंड कैन ब्रेक इजीली, और आसानी से टूट जाएगा। इस बॉन्ड की लेंथ शॉर्टर है, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, एंड दैट इज हार्ड टू ब्रेक। तो अब इसीलिए हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को आसानी से
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में बदल सकते हैं और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदल सकते हैं, और दोनों में ही बदलने में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी, दोनों ही कंडीशन में रिलीज ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी, release of energy, and this energy is utilized to perform different functions. This energy is utilized to perform different function. तो किस तरीके से ये सारा काम होता है उसका एक आइडिया मैंने दिया है आपको। व्हाट इज द पी? फॉस्फेट है। एडिनोसिन किस तरीके से फॉस्फेट से जुड़ा हुआ होता है, कैसे बॉन्ड लेंथ, यानी कि एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना है उसकी लंबाई के बेसिस पर ज्यादा है तो वो कमजोर बॉन्ड है, लंबाई कम है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो दो बॉन्ड लार्जर होते हैं जिनकी लंबाई ज्यादा होती है, इसलिए वो कमजोर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। ये सिंपल सा लॉजिक है। जैसे ये मेरे हाथ में स्टाइलर पेन है जिससे बोर्ड पर मैं इसको तोड़ना चाहूं, अभी इसकी लंबाई है तो ये टूट जाएगा क्योंकि ये वीक होगा। जैसे ही इस आधा हो जाएगा या ये टूटने के बाद जो पीस है उस पीस को मैं तोड़ना चाहूंगा तो आई हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि छोटी हो जाएगी उसकी लेंथ। आप ये जनरल उठाकर देख लीजिएगा, करके देख लीजिएगा कि जिसकी भी लंबाई कम होती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को तोड़ना, ब्रेक करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ता है। तो सेम चीज है यहां पर भी बॉन्ड लेंथ के हिसाब से। तो अब इसको दूसरे नजरिए से समझते हैं। एक आइडिया मैंने आपको दिया। अब हमारे शरीर में दो तरीके से एटीपी का यूज होता है। एक तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एटीपी बनता कैसे है। तो एटीपी बनेगा, देखिए एडीपी, ये साइटोप्लाज्म में होता है। इसका मटेरियल हमें साइटोप्लाज्म में पड़ा मिलता है, साइटोप्लाज्म में ये मिल जाएगा हमें। और इसके साथ जुड़ जाएगा आईपी, ये जो देख रहे हैं आप पी। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, इसको पी ही लिख लेते हैं, चलिए आपको कंफ्यूजन नहीं हो। सो लेट्स राइट दिस पी। तो जब ये पी जुड़ जाएगा तो यहां पर आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी और ये बदल जाएगा आपका एटीपी में। दैट विल टर्न अप इनटू एटीपी। अब बात आती है फ्रॉम वेयर दिस एनर्जी कम्स। तो दैट एनर्जी कम्स थ्रू रेस्पिरेशन। आपने हर रिएक्शन में देखा एनर्जी इज इवॉल्व्ड बिकॉज रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो वो जो एनर्जी मिली उससे फॉस्फेट ग्रुप एडीपी के साथ जोड़ दिया जाता है और वो एटीपी में बदल जाता है। तो इस तरीके से एटीपी बनता है एंड दैट इज स्टोर्ड इन द सेल। सेल के अंदर इसको स्टोर कर दिया जाता है। अब दूसरा आता है कि हाउ देयर इज ब्रेक डाउन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। कि एटीपी किस तरीके से, सॉरी, एटीपी किस तरीके से टूटता है, हाउ एटीपी विल ब्रेक डाउन। तो अब समझते हैं कि ब्रेक डाउन किस तरीके से होता है एटीपी का। अब एटीपी आप देखेंगे तो एटीपी हाइड्रोलाइज, जब हमें जरूरत होती है तो ये एटीपी ही एडीपी में, that convert into ADP, ADP plus phosphate, and there is release of energy, and that energy is utilized to perform different activities of the body.
तो अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें यही चीज आपको दी हुई है। देखिए, इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन सिंथेसिस, कंडक्शन ऑफ नर्वस इंपल्स एंड अदर एक्टिविटीज। जितने भी डेली रूटीन के हमारे काम हैं वो सब हम एटीपी से कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया 5.5 एक्टिविटी और एटीपी क्या होता है और किस तरीके से एटीपी वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अब दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसमें आप देखेंगे तो आपको, सिंस एरोबिक रेस्पिरेशन pathway depends on oxygen, aerobic organ aerobic organisms need to ensure that there is sufficient intake of oxygen। देखिए, मैंने आपको बताया था कि पायरुविक एसिड का बनना यानी कि ग्लाइकोलाइसिस होना, दैट्स अ कॉमन प्रोसेस इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट एरोबिक और एनारोबिक। चाहे हम एरोबिक की बात करें चाहे एनारोबिक की बात करें, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस होना। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद आप, हमने डिस्कस किया था ना फेट ऑफ पायरुविक एसिड, कि पायरुविक एसिड का आगे का भाग्य क्या होगा। तो पायरुविक एसिड का आगे का भाग्य इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑक्सीजन कम है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो ह्यूमन मसल्स आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस भरपूर है तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, क्रेब साइकिल होगी, CO2 वाटर और 38 एटीपी बनेंगे। और अगर ऑक्सीजन की बिल्कुल एब्सेंस है, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर लैक्टिक आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा और एल्कोहल बनेगा, CO2 बनेगा और 2 एटीपी बनेंगे। तो यहां पर इसीलिए इन्होंने लिखा है कि सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी नेसेसरी इन एनिमल्स, इन ह्यूमन, इन प्लांट्स। सो वी हैव seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बड़े ध्यान से मार्क करिएगा कि we have seen that plants exchange gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that cells are in contact with air। तो जो सेल्स के चारों तरफ इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं उनके अंदर वो हवा भरी रहती है, वो एयर भरी रहती है, वो गैसेस भरी रहती है, जिसके बेसिस पर ये काम आगे की तरफ चलता है। अब नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन से होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। दे कैन गो इनटू सेल्स और अवे फ्रॉम देम, आउट ऑफ द एयर। ठीक है। अब नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। अब किस तरीके से देखिए एक्सचेंज होता है, यहां पर फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर योर कमिंग एग्जाम एंड दैट्स अ वेरी सर्टेन क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब इसको हम समझते हैं कि डायरेक्शन ऑफ देखिए, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एक तो डिपेंड कर रहा है ये एनवायरमेंटल कंडीशंस पर, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशंस पर और दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट पर, कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दो चीजों के ऊपर डायरेक्शन डिपेंड करती है। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि प्लांट की रिक्वायरमेंट।
अब प्लांट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं हम, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब देखिए बड़े ध्यान से, प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए प्लांट की रिक्वायरमेंट दिन में और रात में अलग अलग है। प्लांट की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है, ड्यूरिंग एट नाइट और ड्यूरिंग डे रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट। और बड़े ध्यान से समझिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए ड्यूरिंग नाइट, नाइट के अंदर क्या होता है जी, देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। बट ड्यूरिंग डे फोटोसिंथेसिस अकर्स। दिन में फोटोसिंथेसिस होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है रात में, तो देयर इज नो CO2। आपका फोटोसिंथेसिस दिन में नहीं हो रही है रात में, तो यहां पर देयर इज रिलीज ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप कहेंगे तो रात में आपका फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, ओनली रेस्पिरेशन इज द मेजर एक्टिविटी। रेस्पिरेशन इज द मेजर एक्टिविटी, hence CO2 is released। तो मेजर गैस कौन सी है जो रात के टाइम पर रिलीज होगी? CO2। अब दिन के टाइम पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो देयर इज इनटेक ऑफ CO2 एंड मेजर इवेंट इज टू रिलीज ऑक्सीजन। अब O2 रिलीज होगी। तो यही बात आपसे ये यहां पर कह रहे हैं। अगर आप देखें, दिस इज दे वांट टू टेल यू, देखिए ड्यूरिंग नाइट नो फोटोसिंथेसिस, CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज। अब दूसरी तरफ आप देखें तो ड्यूरिंग डे CO2 generated during respiration is used up in photosynthesis and no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, दैट्स अ पोटेंशियल क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि किस तरीके से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म आपका डिफरेंट है किस किन ऑर्गेनिज्म से। सो दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। अब इसमें मैं आपको QR कोड इसमें दिखा रहा हूं। आप इसका QR कोड बच्चों डाउनलोड कर सकते हैं स्कैनर से, और फिर आप इसके साथ साथ ये पूरा का पूरा बोर्ड शेयर कर सकते हैं। So that will take 1 or 2 seconds. So then yes, this is that comes। तो आप इसका स्कैनर से ले सकते हैं, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रेस्पिरेशन। आप इसको, अब हम रेट ऑफ रेस्पिरेशन कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन ऑफ टेरेस्ट्रियल organisms and aquatic organisms। So now we are going to compare the rate of respiration of terrestrial organisms and aquatic organism। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है। देखिए अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो दे टेक
they take oxygen dissolved in air. But if we talk about the aquatic organisms, so they take oxygen dissolved in water. सो दोनों की स्ट्रेटजी अलग अलग है, बट देयर इज ए बिग डिफरेंस हियर, एंड द डिफरेंस इज amount of amount of oxygen dissolved in water is quite less the amount of oxygen dissolved in air. एयर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर के अंदर। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, देयर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल और यहां पर एक्वाटिक। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस 5.6 में आपको यही बात ये समझा रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। अब 5.6 में यही चीज आपसे कह रहे हैं, देखिए यहां पर आपको यही दिया है इस 5.6 से पहले कि एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट organs for the uptake of oxygen from the environment and for get rid of carbon dioxide produced। अब सभी के पास अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे प्लांट्स के पास हम कहें तो स्टोमेटा, हमारे पास लंग्स, फिशेस के पास गिल्स, और जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास उनकी स्किन, जिसके थ्रू वो एक्सचेंज करते हैं। Terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need to use the oxygen dissolved in water, जो अभी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये वही बात कह रहे हैं, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in air, so the rate of breathing in aquatic organism is much faster than the rate seen in the terrestrial organisms। तो अब fish take in water through their mouths and force it to pass to gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood। अब इसमें आपसे देखिए 5.6 में हम इसी को ही कंफर्म कर रहे हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? देखिए भाई, ह्यूमन की अगर हम अपनी ही बात करें तो हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन होती है, नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज आपका 10 to 12 टाइम्स पर मिनट। हम लगभग एक मिनट में 10 से 12 बार सांस लेते हैं नॉर्मल, जैसे इस वक्त मैं हूं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में। तो दैट विल बी, सॉरी दैट विल बी 12 to 16, दैट विल बी 12 to 16 टाइम्स। तो ये 12 से 16 बार होती है। अगर हम आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो ये बदल जाएगा आपका 10 to 12 हो जाएगा। और अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं सो दैट विल बी 16 to 18। तो अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास एयर, हवा में जो घुली हुई है ऑक्सीजन, उसके थ्रू हो रहा है। लेकिन अब ये गिल स्लिट्स होते हैं जितने भी आपकी फिशेस होती हैं उनके पास, और उनके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ होता है, कवरिंग होती है जिसे कहते हैं ऑपरकुलम। अब ये ऑपरकुलम जितनी बार भी वो सांस अंदर जाएगा या बाहर आएगा, ये ऑपरकुलम इस तरीके से मूव करेगा, ऊपर नीचे जाएगा। तो इसके अप एंड डाउन से हम काउंट कर सकते हैं
एक बार अप डाउन का मतलब हो गया गया और आया, वो उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे, सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन ह्यूमन, ग्रेटर देन ह्यूमन, वो ज्यादा ही आएगी, एंड दैट विल बी अराउंड मोर देन 16, मोर देन 16 टाइम्स पर मिनट। तो इस तरीके से ये कंफर्म होता है। देखिए, आर द टाइमिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेट इन सेम मैनर, यस वो सेम मैनर में ही होगा, क्योंकि माउथ से पानी अंदर आते हुए वो सब चीजें कोऑर्डिनेट करेंगी। काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन्स एंड क्लोजेस इट्स माउथ, उससे ही रेट ऑफ रेस्पिरेशन डिसाइड होगा। कंपेयर दिस टू द नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन ए मिनट, हम अपने आप से उसको कंपेयर करेंगे, and that's how we can compare that the breathing rate of terrestrial organisms is much lower in comparison to aquatic organism। और डिफरेंट तरीके से बात करें हम, तो amount of oxygen dissolved in air is quite higher than the amount of oxygen dissolved in water। और इसी वजह से जो पानी में रहने वाले हैं उनको अपनी ब्रीदिंग रेट बढ़ानी पड़ती है अपने शरीर की ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। अब आप इसी तरीके से इसका भी मैं आपको जो क्यूआर कोड है स्कैनर से आप कर सकते हैं, आई एम शेयरिंग यू, ताकि आपको इसको समझना आसान हो जाए, क्योंकि समझते वक्त कई बार हम लिखते नहीं हैं, साथ के साथ लिख रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिख रहे हैं तो आप इस क्यूआर कोड से उसको स्कैन कर सकते हैं। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं, 5.6 तक हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट देखिए जी, अब नेक्स्ट आता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। दिस ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। देखिए, लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं ज्यादातर सभी के पास लंग्स होते हैं, लेकिन कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं तो उनके पास स्किन होती है। मैंने आपको बताया था कि भाई तीन मेजर तरीके ही हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें, if we talk about the respiratory organs, so these respiratory organs are three: through skin, through gills, and through, या तो हम रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, या स्किन के थ्रू होता है, या लंग्स के थ्रू होता है। तो इस तरीके से तीन आपका ये मोड है, लेकिन इसमें बात करेंगे आप तो स्किन ज्यादातर टेरेस्ट्रियल के पास है, टेरेस्ट्रियल, और कुछ एक्वाटिक भी यूज करते हैं। इसमें कुछ आप कह सकते हैं कि एक्वाटिक भी हैं, एक्वाटिक जैसे फ्रॉग हो गया। गिल्स आपका एक्वाटिक ही है, और लंग्स फिर टेरेस्ट्रियल। लेकिन इसमें भी आपका कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्वाटिक में व्हेल आप देखेंगे तो वो बार बार सांस लेने के लिए सरफेस से बाहर आती है, फिर सांस लेती है, फिर अंदर चली जाती है। तो ये एक अलग तरीका उन्होंने अपना लिया है अपने आप के सर्वाइवल का। तो अलग अलग ये ऑर्गन्स की बार बार बात हो रही है, डिफरेंट ऑर्गन्स, तो हम उसके बारे में बता रहा था मैं आपको। इन डिफरेंट एनिमल्स ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इन कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। देखिए, इनका मेन काम होता है, जैसे हमारे आपका एल्वियोली है, तो जब सांस अंदर जाती है तो एल्वियोली गुब्बारे की तरह फूल जाती है, और जब सांस बाहर निकलती है तो वो पिचक जाती हैं। तो ये फूलना पिचकना, फूलना पिचकना, यानी कि एक्सपेंड
और कॉन्ट्रैक्ट ये चलता रहता है और जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। आप इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमारे इन बलून्स में, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसी तरीके से गिल्स हैं, उसी तरीके से किस तो इनका काम ही सबका ऑक्सीजन के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना है, ताकि एक ही बार में मैक्सिमम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जा सके और मैक्सिमम CO2 को बाहर निकाला जा सके। तो अब इसी बेसिस पर आप देखेंगे कि since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across the surface, so this surface is very fine and delicate. बहुत पतली होती है, बहुत मुलायम होती है और बहुत ही मॉइस्ट होती है, जिसके दोनों तरफ एक्सचेंज आसानी से हो सके। In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passages that take care to the अब लंग्स हमारे कहाँ है? इस चेस्ट कैविटी में है और सांस की नली जिसे हम कहते हैं वो इस लंग्स तक जा रही है। तो उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को पहुंचाना और CO2 को वापस लाना, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी इन्वॉल्वमेंट, सारी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि वास्तविक तौर पर रेस्पिरेशन है क्या, फिर हमने रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े, हमने रेस्पिरेशन का टाइप पढ़े एनारोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन, हमने फिर उनका फ्लो चार्ट पढ़ा, हमने साथ में ये भी पढ़ा कि पायरुविक एसिड का बनना सभी रेस्पिरेशन प्रोसेसेस में कॉमन है। रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस यानी कि पायरुविक एसिड के बनने के बाद जो पायरुविक एसिड है उसका भाग्य क्या होता है, वो आगे चलकर अलग अलग किस तरीके से चेंज होता है, तो वो ऑक्सीजन की डिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन एब्सेंट है या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो उन सारी बातों को हमने फोकस किया। फिर 5.4 5.5 एक्टिविटीज, एटीपी कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, और फिर हमने पढ़ा प्लांट्स के अंदर किस तरीके से एक्सचेंज होता है। फिर हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के बीच में, रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। और यही सारे क्वेश्चंस आप मानकर चलिए कि अलग अलग तरीके से आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। दीज आर द पोटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ, जैसे कि आपने पढ़ा कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन in aquatic plants is higher than rate of respiration in terrestrial plant। उसका रीजन मैंने आपको बताया कि जो आपका डिजॉल्व्ड एयर ऑक्सीजन है एयर में, वो कहीं ज्यादा है इफ वी कंपेयर द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। सिमिलरली उसी तरीके से एट नाइट और ड्यूरिंग डे हमने पढ़ा कि प्लांट्स की जरूरत अलग होती हैं और उसके बेसिस पर उनका मेजर गैसियस एक्सचेंज होता है। दिन के समय में CO2 जो सांस जो रेस्पिरेशन में निकालते हैं वो उल्टा फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, और रात के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो मेजर एक्सचेंज, मेजर रिलीज CO2 गैस का होता है। और फिर हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। अब ये सारी चीजें अब हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आई विल स्टार्ट द ह्यूमन रेस्पिरेशन इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।